Welcome to the Silence Vault. My name is Muhammad Nazim, but you can call me Naz, and this is the day 23. तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। और अगर आज की बात की जाए तो आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम लोगों को 3 चीज पढ़ना है। एक तो सबसे पहला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये पढ़ना है, और एक दूसरा चीज ये है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये पढ़ना है, और एक और चीज पढ़ना है वो है थर्मोकेमिस्ट्री। इन सभी चीजों को पढ़ने के लिए पहले हम लोगों को कुछ बेसिक टर्म्स की जरूरत पड़ेगी समझने के लिए, जैसे कि सिस्टम, फिर उसके बाद सराउंडिंग्स, और फिर कुछ प्रॉपर्टीज लाइक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और फिर कुछ एनर्जी टर्म्स लाइक एंथैल्पी, एंट्रोपी। इन सब चीजों को पहले समझना है और उसके बाद ही आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास है एक ग्लास में, ऐसे कि हम इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, छोड़ो प्रकृति को, इस चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज को हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो जैसे कि ये है ना जी, इस चीज ये जो है ये मेरा सिस्टम हो जाएगा, और इसके बाहर जो कुछ भी है वो सब सराउंडिंग्स है। और सिस्टम और सराउंडिंग्स को जो सेपरेट करता है उसको बाउंड्रीज कहते हैं। लाइक जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है, तो ये बाउंड्री है, और एक ये भी बाउंड्री है। ये आपको दिखाई दे रहा है क्या? ये वाला बाउंड्री जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है। इसीलिए बाउंड्री को भी 2 भागों में बांटा गया। एक तो पहला भाग तो ये था कि वो रियल वाला, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है ना भाई ये बाउंड्री, लेकिन आपको ये वाला बाउंड्री नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये इमेजिनरी बाउंड्री है, ठीक है। ये भी सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है। तो सिस्टम तो हो गया भाई, और इसके बाद सराउंडिंग्स भी हो गया, और सिस्टम प्लस सराउंडिंग यूनिवर्स बन जाता है। ये बात तो सभी को मालूम ही होगा। और आगे क्या बात करना था? आगे बात ये करना था कि कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जैसे कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसको छोड़ देते हैं भाई। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बात करते हैं। प्रॉपर्टीज करना था भाई। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो है ना, जैसे कि जो अमाउंट और साइज पर डिपेंड करता हो। जैसे कि देखो एग्जाम्पल पानी की तरह है। एक मिनट आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैंने अपने गिलास के अंदर एक पानी डाला है, ठीक है। लगभग 10 ml पानी डाला है मैंने इसके अंदर, और एक मैंने काम किया ना कि एक और गिलास लिया और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब बताओ तो भाई, इसके अंदर जितना पानी था वो थोड़ा घट गया ना, और इसके अंदर भी पानी आ गया, तो ये थोड़ा घट गया है। ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, लाइक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। लेकिन अगर बात ये करें कि हम इसके अंदर चीनी डाल देते, चीनी तो वैसे है नहीं, ऐसे कुछ मान लेते, ठीक है। ये चीनी इसके अंदर मैंने डाल दिया, तो ये कुछ मीठा हो गया, इसे मिला देते हैं, चीनी मीठा हो गया, ठीक है। और अब ये मीठा हो गया है, तो बताइए तो भाई ये ज्यादा मीठा है कि ये ज्यादा मीठा है? बिल्कुल सीधी बात है भाई, दोनों ही बराबर मीठा है। तो ये अमाउंट और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। और जो अमाउंट और साइज के ऊपर डिपेंड करता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। और अगर फर्दर बात किया जाए तो जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स है, लाइक मोलैरिटी, पीपीएम, पीपीबी, फिर उसके बाद मोल फ्रैक्शन, ये सब जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स है ये सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। और जितने भी टेम्परेचर का जो टर्म है ना, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फिर इसके बाद एक ही चीज, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, वेपराइज, ये जो पॉइंट है वो जो टेम्परेचर का टर्म जो है वो भी क्या है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और अगर बात किया जाए एनर्जी वाला टर्म्स का, जैसे कि इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, जो एनर्जी वाला टर्म्स है ये सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी भी डील हो गया भाई, मतलब प्रॉपर्टी भी पढ़ ली हम लोग। तो आगे चलते, आगे क्या था भाई? आगे था स्टेट की बात करना था, स्टेट के ऊपर। लाइक स्टेट क्या होता है भाई? कंडीशन मान सकते हैं, कंडीशन। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आपका कंडीशन अभी कैसा है, कि आप अभी 10 किलोमीटर भाग सकते हैं क्या? नहीं भाग सकते भाई।
अभी आप खाना खाए होंगे, ऐसा हो सकता है कि आप खाना खाए होंगे। वैसे कि मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे कि मैं अभी बैठा हुआ हूँ तो ये मेरा स्टेट है। फिर मैं अभी लिखूंगा कुछ, वो भी मेरा स्टेट है। मैं खाना खा चुका हूँ, ये मेरा स्टेट है। मैं दौड़ सकता हूँ, 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, ठीक है, ये मेरा स्टेट है, मतलब मेरा सिचुएशन जो कंडीशन है वो है। लेकिन जब तब हम किसी केमिस्ट्री की बात करते हैं, किसी आइडियल गैस की ही बात करें, तो फिर वो उससे ये नहीं पूछेंगे कि भाई कि आपका कंडीशन कैसा है, मतलब ये तो पूछेंगे कंडीशन कैसा है। तो वो ये नहीं बोलेगा कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, मेरे पास इतना धाकर एनर्जी है, मेरे मतलब इतना मैं बैठा हुआ हूँ, मैं सोया हुआ हूँ, ये वो नहीं बताएगा। वो बताएगा अपने बारे में कि उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम, उसका मोल्स, उसका टेम्परेचर, वो इस चीज के बारे में बताएगा कि भाई मेरा आप ये मेरा कंडीशन है, ये मेरा कंडीशन है, ये मेरा मतलब स्टेट है, ठीक है, उस आइडियल गैस का। तो ये स्टेट हो गया भाई, मतलब कंडीशन हो गया। और इसी बेसिस पे एक स्टेट फंक्शन है और एक पाथ फंक्शन है। तो सीधी बात करें तो भाई स्टेट फंक्शन कौन सा फंक्शन है? वो फंक्शन है जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सीधी बात, जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो जिस अभी जो वो स्टेट को अटेन किया है, मतलब अचीव किया है, और जो पाथ को अडॉप्ट करके जो उस स्टेट को अभी जो अचीव किया है ना, वो उस जो पाथ से आया है उस पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो वो क्या हो गया भाई? वो पाथ, वो स्टेट फंक्शन हो गया, ठीक है। जैसे कि जितने भी जो एंट्रोपी है, इंथैल्पी है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, मोल्स है, टेम्परेचर है, ये सब ना स्टेट फंक्शन है। ये पाथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इसको पाथ से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटरनल एनर्जी यू भी है, वो भी एक स्टेट फंक्शन है। और बात की जाए पाथ फंक्शन की, तो पाथ फंक्शन क्या है भाई? पाथ फंक्शन वो फंक्शन है, फिर वेरिएबल्स है जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इतना इतना आसान है भाई, पाथ के ऊपर डिपेंड करता है जो वो पाथ फंक्शन है। और फर्दर बात किया जाए तो फिर वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, अभी यही तो बताया मैं अभी। और हम लोग केमिस्ट्री के अंदर ना सिर्फ 3 ही पाथ फंक्शन को पढ़ना है। एक तो है हीट है, वर्क है, और एक हीट कैपेसिटी है, ठीक है। यही 3 पाथ फंक्शन को हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और अगर आगे बात की जाए तो आगे क्या आता है भाई? आगे क्या आता है? आगे आता है कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक, सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस की। तो प्रोसेस क्या होता है बता भाई? जैसे कि मेरे पास एक कुछ है मेरे पास, और यहाँ इसका ना मैं पूछा भाई आपका स्टेट क्या है, तो इसने बोला ना कि मैं P1 पे हूँ, मेरा प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। और मैंने इसको ना कुछ इसके ऊपर कुछ काम किया, या फिर इसको कुछ हीट दिया, कुछ काम किया, कुछ हीट दिया इसको, और मैंने इसका स्टेट चेंज कर दिया। इसका स्टेट P2 हो गया, V2 हो गया, और T2 हो गया, ठीक है। तो मैंने इसका स्टेट चेंज कर दिया, इस स्टेट से मैंने इस स्टेट को चेंज कर दिया। तो इसी को प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो इसको अगर इंग्लिश में लिखें क्या, सीधी बात बता देते ना भाई के जो स्टेप्स, हाँ इसको लिख देते हैं, बजाएगा लिखने में। स्टेप्स फॉलोड बाय द सिस्टम टू चेंज इट्स स्टेट, ठीक है। इस स्टेट से इस स्टेट पे चला गया, तो इसी को प्रोसेस कहते हैं भाई, सीधी बात, नो बकवास। तो इसी को कहते हैं भाई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो हम लोगों को कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को पढ़ना है। तो सबसे पहले जो बात आती है ना, उसको भाई अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना आइसोथर्मल प्रोसेस को। पता नहीं क्या हो गया, रुक हटा देता हूँ। आइसोथर्मल प्रोसेस, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है ना भाई, ये भी एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। और ये वो प्रोसेस है जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसको ऐसा लिख दे क्या, प्रोसेस इन विच टेम्परेचर कांस्टेंट। कैसा होनी चाहिए वे, एग्जाम में कैसे पास होगा भाई तू, बोर्ड के एग्जाम में संभाल लेंगे। चलो ठीक है, पहले इधर देखते हैं जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। अबे रुक तो अच्छे से लिख देंगे भाई, प्रोसेस फॉलोड बाय द सिस्टम। मेरे को याद है, मैं तो पहले से रटा हुआ था भाई। प्रोसेस फॉलोड बाय द सिस्टम, मतलब सेम टू सेम देखना, इधर ही से मैं छाप दे रहा हूँ सिस्टम। अबे सिस्टम का स्पेलिंग, सिस्टम बाय द सिस्टम वेयर इट्स, ऐसी आइसोथर्मल में, आइसोकोरिक में, आइसोबारिक में, आइसो और आइसो कहाँ से गया, एडियाबैटिक में भी चिपका देंगे इसका डेफिनेशन। वेयर इट्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर अभी लिखने में मजा नहीं आता, मेरे को बता दो, ठीक है। इसका टेम्परेचर ना कांस्टेंट है, ठीक है। तो और कुछ बात करना पड़ेगा ना भाई, तो कांस्टेंट है तो डेल्टा टी 0 होगा। ये बात तो अक्सर लोगों को मालूम ही होता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी 0 होता है, लेकिन क्या डी टी भी 0 होता है?
क्या हर इंस्टेंट पे आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर सेम ही रहता है हर इंस्टेंट पे? मतलब टाइम का सबसे छोटा क्षण के जिसको कहते हैं ना क्षण, ऐसे कुछ कहते हैं हिंदी में, वो वहाँ पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मतलब dt 0 होता है क्या आपको मालूम है? तो होता है भाई, dt भी 0 होता है और डेल्टा t भी 0 होता है। तो अगर फॉर आइडियल गैस की बात करें, थोड़ा इसको ऊपर कर दें क्या, फॉर आइडियल गैस, मेरे को लिखना इतना बेकार क्यों लगता है, मेरे को यार लिखने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। आइडियल गैस जैसे कि PV = nRT होता है, तो क्या है भाई यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, मोल्स तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, फिर P कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया, हमें पीच का कमी मतलब नहीं है, मैं तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहीं भी खत्म करना है। PV कांस्टेंट है तो सीधी बात है भाई, P1 V1 P2 V2, और इसी का नाम है बॉयल्स लॉ, कहते हैं ना इसको, बॉयल्स लॉ, ठीक है। बड़ी मेहनत से याद किया हम तो इसलिए बता रहे हैं, ये तो हम नहीं बताते इसका नाम, याद करने में मेहनत लगता है भाई। आगे बात करते हैं, कुछ ग्राफ की बात कर लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, और कंप्रेशन होगा, पहले एक्सपेंशन करते हैं ना भाई, मजा आएगा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, एकदम बढ़िया नाम दिया मैंने, अच्छे से लिखेंगे, देखिए मेरा राइटिंग देख पाए कितना बढ़िया लिखेंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, देखो भाई सब मजाक लगता, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वाह नाइस राइटिंग। सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं P वर्सेस V का ग्राफ। एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, ऐसे करके दिखाते हैं, एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो उधर जो ग्राफ बनाता है बिल्कुल वही पॉइंट है ना, P1 V1 = अभी सीधा बोले ना, PV = कांस्टेंट, ठीक है, तो कांस्टेंट है तो भाई ये P ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसका, तो Y = 1/x का ग्राफ पता आपको कैसा बनता है क्या? जब एक्सपेंशन हो रहा है तो ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा रेड कलम से, ये ऐसा बन जाएगा भाई, ऐसा एक्सपेंशन होगा तो फिर ऐसा दिखाना ही पड़ेगा। पहले वॉल्यूम, इसको ऊपर क्यों कर दिया, थोड़ा इधर करते ना, देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना भाई, पहले इतना था इतना बढ़ गया, लेकिन प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो सीधी बात है इधर ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा ना भाई। इधर P2 था, इधर नाम दे देते, नाम क्या कर देंगे तो मालूम है ना भाई, ये PV का ग्राफ बनेगा। इसी तरह PT का भी ग्राफ बना दे क्या भाई, PT का ग्राफ इसी के लिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए, ठीक है, PT का ग्राफ बना देते हैं। PT का T तो टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, और अगर एक्सपेंशन हो रहा तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर तो घटेगा भाई, और प्रेशर घटेगा तो मतलब ये बात तो सीधी बात है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट यहाँ पर कैसे, टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए ऐसा बनाना पड़ेगा, गलती हो गया भाई, गलती हो गया, और चल अरे हम भी तो बच्चा ही, छोटा बच्चा यार। प्रेशर वर्सेस T का ग्राफ बनना ना, T कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, और एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घटेगा, तो ये ऐसा बनेगा, ऐसा एरो नीचे की तरफ दिखाएंगे, ये PT का ग्राफ बन जाएगा, और PV VT PT और एक और ग्राफ बनेगा ना भाई, मैं याद किया था भाई, कौन सा ग्राफ बन जाएगा, PV का VT का ग्राफ बना देते, VT का ग्राफ, देखा भाई मेरे को याद आ गया, VT का ग्राफ कैसे बन जाएगा भाई, ये तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो सीधी बात है ऐसा कर देंगे ऊपर की तरफ, तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ग्राफ बन गया भाई। और अब आप आइसोथर्मल कंप्रेशन का ग्राफ बनाइए, तो देखते हैं आप कितने बड़े जीनियस आदमी हैं, बना दो भाई। आइसोथर्मल कंप्रेशन का ग्राफ कैसे बनेगा भाई, सबसे पहले PV ग्राफ बनाते हैं, P वर्सेस V का ग्राफ, कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ग्राफ तो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, बस एरो इधर करना पड़ेगा भाई, सीधी बात, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन का PV ग्राफ बन गया। और इसी तरीके से अगर और बात किया जाए P वर्सेस का कौन सा ग्राफ बनेगा, तो मेरे को याद भी हो गया, P वर्सेस T का ग्राफ बनाएंगे। और टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा, तो ये इसका मुंह ऊपर कर देंगे, ठीक है। और एक और ग्राफ बनाते हैं भाई, किसका ग्राफ बनेगा, अब PT VT का ग्राफ बनेगा, P वर्सेस T का ग्राफ। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा लेकिन वॉल्यूम तो क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये इधर की तरफ आ जाएगा। तो खतरनाक तरीके से मैंने किस चीज़ को ख़त्म कर दिया भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस को ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो अब बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस का, मज़ा आ रहा हो, अच्छा लग रहा है, अच्छा। आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या है ना कि प्रोसेस फॉलोड बाय द सिस्टम वेयर इट्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इसको आप खुद से लिखिए, एक बार और रिपीट कर देते हैं।
प्रोसेस फॉलोड बाय द सिस्टम वेयर इट्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इसी को आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा वी 0 होगा, लेकिन क्या dV भी 0 होगा? क्या हर इंस्टेंट पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा? बिल्कुल रहेगा भाई, dV भी 0 होगा और डेल्टा V भी 0 होगा। ठीक है, ये मैं आपको बता दिया। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, इसका नाम भी है ना ऐसा, फॉर आइडियल गैस पहले ऐसे लिखना पड़ेगा भाई, फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए क्या होगा भाई, PV इज इक्वल्स टू nRT, और मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो P1 अपॉन में T1 इज इक्वल्स टू PT अपॉन में T2, मतलब P2 अपॉन में T2, और इसी का नाम दिया है कोडिक है वो लव, फिर ये इसका नाम है गे-लुसाक्स लॉ। नाम याद करना भी पता कौन किसका है ना, बड़ी लफड़ा वाला काम होता है, इसलिए हम ना कुछ दिमाग लगाए हैं। पता क्या दिमाग लगाए हैं इससे, और देखो वॉल ये LOV ऐसे करके इसका लफड़ा लगाया हुआ, मैं इसी तरीके से मैं नाम याद कर लेता हूँ। टेम्परेचर में तो वैसा था, बॉयल करना होता है, टेम्परेचर बॉयल वाला नाम से थोड़ा मैच करता है, पानी बॉयल कर दो तो उधर टेम्परेचर वाला पे नाम लगा दिया, और इधर आइसोकोरिक वाले में ना गे-लुसाक्स लॉ दिया है, तो फिर ये इससे वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम से रिलेटेड है, फिर LOV, तो यहाँ से इसका थोड़ा लफड़ा लगा दिया। फिर उसके बाद अब एक ग्राफ बनाना भाई, रुक जा भाई, मजाक मत कर। अभी एक ग्राफ कौन सा बनेगा भाई, ग्राफ बनेगा टेम्परेचर इंक्रीज वाला। ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, मेरे से पूरा नहीं लिखाएगा भाई, जान चला जाएगा लिखते लिखते। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर करना है भाई, और सबसे पहले ग्राफ बनाना है PV का ग्राफ बनेगा मेरा भाई। PV का ग्राफ बनेगा तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या होगा, वॉल्यूम तो सीधी बात है, वॉल्यूम कांस्टेंट है भाई, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, सीधी तरह देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी, प्रेशर ही बढ़ेगा, तो ये ऐसा ग्राफ तो बनेगा। अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट करना, फिर से वही गलती कर देता, फिर ऐसा ग्राफ प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि इंक्रीज इन टेम्परेचर है। PV का ग्राफ बना दे, अब PT का ग्राफ बना देता हूँ। तो क्या हो जाएगा भाई, सीधी बात, क्या सीधी बात, बैठ गई का अभी दिमाग काम नहीं कर रहा भाई, PT के ग्राफ हो गया। ठीक है, ये तो सीधी बात है, मतलब अभी क्यों बोल रहा है सीधी बात, वॉल्यूम कांस्टेंट है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो फिर P इज डायरेक्टली y इज इक्वल्स टू mx का ग्राफ बन जाएगा भाई। फिर प्लस C भी आता है क्या, प्लस C तो नहीं आता ये, तो सीधी बात यहाँ से गुजरेगा, ये सही बनाए ना भाई ये, और प्रेशर बढ़ेगा ना, टेम्परेचर ही बढ़ेगा, तो ग्राफ को ऐसा डायरेक्शन भी दिखा देते हैं। PV PT ग्राफ बन गया, और भाई यहाँ पर कुछ गलती हो गया ना तो मेरे को बता देना। ठीक है, यहाँ पर जो क्या नाम है इसका, C का जो लफड़ा है ना, y इज इक्वल्स टू mx प्लस C का, तो यहाँ पर C 0 है ना, इसलिए यहाँ से गुजर रहा है, मेरे को याद नहीं आ रहा कैसे, अब कुछ अभी सही ग्राफ बनाया मेरे को पूरा, ये भाई वो कॉन्फिडेंस हो गया, कॉन्फिडेंस। PT VT, अब VT के ग्राफ। हाँ, तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है, ऐसे ही गुजरेगा, लेकिन टाइम टेम्परेचर तो क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा ना भाई, क्योंकि इंक्रीज इन टेम्परेचर, सीधी बात इधर बढ़ा देते हैं, फिर सीधी बात बोल दिया, नहीं बोलना है। अब इंक्रीज से डिक्रीज इन टेम्परेचर आप ये काम कर लेंगे। ठीक है, आप मेरे को पूरा भरोसा है, टाइम मेरे पास ज़्यादा नहीं, क्योंकि रात भी बहुत ज़्यादा हो गया, 18 मिनट ऐसे ही हो गया। तो क्या करते हैं, इसका आप ग्राफ खुद कर लीजिएगा, बल्कि इसका उल्टा बना देंगे, सीधी मतलब एकदम आसान है यार, फिर से वही बोल रहा हूँ। आइसोकोरिक हो गया, अब आइसोबारिक पे चलते हैं। आइसोबारिक पूरा नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है, ये आइसोबारिक लिखा हुआ, ठीक है, ये प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस हो क्या ये, तो इसके लिए भी वही डेफिनेशन होगा, प्रोसेस फॉलोड बाय द सिस्टम वेयर इट्स प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक, फिर इसके लिए क्या करेंगे, डेल्टा P तो 0 होता है, ये सभी को मालूम है आइसोबारिक प्रोसेस में, लेकिन क्या dP भी 0 होता है? क्या हर इंस्टेंट पर प्रेशर कांस्टेंट रहता है आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर? बिल्कुल रहता है भाई, इसी वजह से dP भी 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी कुछ कर देते हैं ना, फॉर वो रियल गैस, आइडियल गैस। ठीक है, आप IG लिखेंगे इसको, IG, वो जो होता है ना IG, वो जो कुछ होता है बड़ा सा कोई पद होता है, तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा भाई, है ना, सही बात कह रहा ना मैं। हाँ, तो इसके लिए ग्राफ बना देते हैं, यहाँ पर भी ग्राफ जो बनेगा ना, इंक्रीज इन टेम्परेचर के लिए बनेगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पर ग्राफ बना के दिखा दे क्या भाई, पता नहीं मेरे को लिखने का मन नहीं करता है भाई,
पता है क्यों नहीं आता? क्योंकि वीडियो के ऊपर व्यूज़ ही नहीं आते, नहीं कोई इंगेज, कोई बंदा कोई कमेंट करता है, कुछ आगे कुछ देखता ही नहीं है। तो इसी वजह से ना वो काम करने का भी मन नहीं करता, इसलिए ऐसे सही से नहीं लिख रहा हूँ मैं। लेकिन अभी से मैं सही से लिखूँगा। मैं अपने आप को ऐसे बोल रहा हूँ, नहीं भाई ऐसा नहीं होने वाला, मैं नहीं करने वाला। जब तक मतलब अच्छे से नहीं होने वाला तब तक तो ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा। मतलब ज़्यादा क्या मेहनत, मतलब मेहनत तो कर रहा हूँ भाई, मतलब लिखने का मन नहीं करता, इसमें मेरी क्या दिक्कत है? पीटी ग्राफ बना दे तो पी तो कांस्टेंट रहेगा भाई, और इंक्रीज इन टेम्परेचर तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। देखो आराम से बताते हैं और अच्छे से बताते हैं, एनर्जी थोड़ा टीवी का ग्राफ बनाते हैं। टीवी का ग्राफ प्रेशर कांस्टेंट है तो ऐसा ही रहेगा भाई। अभी क्या कर दिया, ये क्या कर दिया बैल कहीं का बैल, इधर प्रेशर बढ़ रहा है भाई, ऐसा नहीं बनेगा भाई, ये बनेगा ऐसा। काट ही देता हूँ उसको यार, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा ना, तो ये प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और टाइम ये इधर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ये ऐसा हो जाएगा। थोड़ा सपोर्ट करो भाई। ये पी और ये टी अगर आप बनाना भूल गया, तुम तो गलती कर दिया। तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और अगर वॉल्यूम बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा भाई। एक और ग्राफ बना देता हूँ, पी वर्सेस टी का ग्राफ, वी वर्सेस टी का ग्राफ बन जाएगा। वी वर्सेस टी के ग्राफ में क्या होगा भाई? वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, सीधा ऐसा ग्राफ बन जाएगा भाई, सीधी बात। और एक और बढ़िया सा चीज़ है भाई, वो है खतरनाक चीज़ है एडियाबैटिक प्रोसेस। इसको देखो कितना बढ़िया लिख रहे हैं, मज़ा आ रहा है मेरे को लिखने में। एडियाबैटिक प्रोसेस तो क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर प्रोसेस फॉलोड बाय द सिस्टम वेयर हीट इज़ नॉट अलाउड। हीट अलाउड नहीं है भाई, इधर हीट आप अलाउड नहीं, इधर हीट को नहीं ला सकते आप, ठीक है? तो Q इज इक्वल टू 0 है और DQ इज इक्वल टू भी 0 है, ठीक है? और यहाँ पर जो आइडियल गैस के लिए होता है ना, 4 आइडियल गैस, यहाँ पर PV की पावर एक गामा होता है, वो होता है कांस्टेंट। और ये एडियाबैटिक के लिए, और PV इज इक्वल टू कांस्टेंट किसके लिए होता है भाई? ये आइसोथर्मल के लिए, ये आइसोथर्मल के लिए और ये एडियाबैटिक के लिए। थोड़ा सा लफड़ा इसलिए अच्छे से कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर जो ये गामा है ना, गामा, इसको क्या कुछ कहते भी है क्या? इसका नाम कुछ है, पॉइजन्स रेशियो, हाँ ऐसे कुछ है, मतलब ऐसे ही होगा, ठीक है? गामा है तो गामा कहते हैं, ये कांस्टेंट होता है। इसका जो ग्राफ बनता है ना, उसमें भी थोड़ा सा लोचा है, पता है लोचा क्या है? जैसे कि P वर्सेस V के ग्राफ बनाते हैं तो ये इनवर्स ऐसे ऐसा ग्राफ बनता है ना भाई। तो ये जो ग्राफ बनता है ना, ये हो सकता है कि ये एडियाबैटिक की ग्राफ हो, क्योंकि ये भी तो ऐसे ही बनेगा ना भाई, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। हो सकता है आइसोथर्मल का ग्राफ हो। तो आपको ना ऐसा करके 2 ग्राफ देगा, ऐसा करके 2 ग्राफ देगा, 2। यहाँ पर देखो ये P1, ये P2, इधर हो जाएगा, दोनों का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। P2 इसके लिए V1, इधर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है? मतलब ये है। तो जिसका ना स्लोप ज़्यादा स्टीप होगा ना, ढलान वाला होगा या फिर ऊंचाई वाला होगा, जिसका ज़्यादा होगा ना, वही हो गया एडियाबैटिक। जैसे इसके अंदर देखो, ये थोड़ा सा ये है और ये थोड़ा सा ये, देखो यहाँ पे बना दे, ठीक है? यहाँ पे बना दिए ऐसा, ये ऐसा है और ये ऐसा है। तो ज़्यादा ऊंचा की तरफ कौन बढ़ रहा है भाई? कैसा ग्राफ बना है मेरे को खुद तो समझ में नहीं आ रहा कि ज़्यादा ऊंचा कौन है, ये या फिर ये। सीधी बात है, ये वाला है भाई, नीचे वाला है ना, ऐसा ये नीचे वाला है भाई, नीचे वाला है, नीचे वाला, समझ गया ना एडियाबैटिक प्रोसेस का? तो इसका भी ग्राफ बन गया भाई, बन गया ना? तो अब आगे चलते हैं। और आगे क्या है ना, कि आगे क्या था मेरे को खुद याद नहीं आ रहा। स्टेट फंक्शन था क्या भाई? तो पढ़ा दिया मैंने स्टेट फंक्शन। एडियाबैटिक प्रोसेस भी हो गया, सभी प्रोसेस हो गया। अब सीधा किस पे आना है? अब जाना है इंथैल्पी पे, नहीं इंटरनल एनर्जी पे। आप जानते क्या होता है इंटरनल एनर्जी? मैं बताता हूँ क्या होता है। एवरी सब्सटेंस पोजेस डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। सभी सब्सटेंस के पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होबे करता है, ठीक है भाई? विच डिपेंड्स ऑन सच थिंग्स एज लाइक, सबसे पहला है उसका कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका इंटरनल एनर्जी। दूसरा होता है टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ द सिस्टम, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी। सीधी बात ये है ना कि भाई जो
सिस्टम जो सब्सटेंस सबके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होते करता है, ठीक है। और जो इंटरनल एनर्जी है ना, उसी का इंटरनल एनर्जी का नाम लिया है। इंटरनल एनर्जी क्या है, ये भी एक एनर्जी का टर्म है। तो सीधी बात है, ये स्टेट फंक्शन है, क्योंकि 5 फंक्शन तो सिर्फ 3 ही हैं, एक है वर्क, एक है हीट, एक है हीट कैपेसिटी। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। और ये एक स्टेट फंक्शन है, तो आप इसको एब्सोल्यूट डिफाइन नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे पूछूं ना ये कि आपका इंटरनल एनर्जी कितना है, तो ये इसका कोई जवाब नहीं है भाई, पता। मतलब ऐसा कह सकते कोई जवाब नहीं है, फिर ऐसा भी कह सकते इसका इनफाइनाइट जवाब है। इसका मतलब सेम ही है भाई कि आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, डेल्टा यू डिफाइन कर सकते हैं कि पहले आपका कितना था ना और अभी आपका कितना है। आप इस तरीके से स्टेट फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। और स्टेट फंक्शन में एक इंटरनल एनर्जी भी आता है, तो इंटरनल एनर्जी को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब इसके बाद जो आता है ना, वो क्या आता है, इंथैल्पी आता है, डेल्टा एच जिसको कहते हैं, एच भी कहते हैं इंथैल्पी को। इंथैल्पी को मैंने अंग्रेजी में एक थोड़ा सा लाइन याद कर, मैं इसको ना अपना बक देता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा क्या होता है। व्हेन वी डील सर्टेन प्रोसेस, वो भी याद नहीं आ रहा ठीक से, व्हेन वी डील सर्टेन प्रोसेस इन ओपन वेसल, ठीक है, आराम से बोलते हैं, ओपन वेसल में, और वहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, वेयर इट्स प्रेशर इज कांस्टेंट, क्या अंग्रेजी है, जहाँ पर प्रेशर उसका कांस्टेंट होगा, ठीक है। ओपन वेसल है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ना इंथैल्पी को डिफाइन किया गया है, इंटरनल एनर्जी को इन प्लेस ऑफ इंटरनल एनर्जी, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मेरे को, इन प्लेस ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंथैल्पी को एक नया टर्म यहाँ पर डिफाइन किया गया है स्टेट फंक्शन के तौर पर, और उसका डिफिनीशन ही यही रखा गया है। मैं आपको बताता हूँ, इसका डिफिनीशन ही यही रखा गया है। प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये वर्क के नाम दिया हुआ था ना, हाँ वर्क, तो एच ऐसा हो जाता, यू प्लस पी, क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, यहाँ पर वर्क के नहीं आता भाई, इसको इस तरीके से डिफाइन किया है, यू बराबर डेल्टा ऑफ पी वी। और अगर प्रेशर, क्या नाम है इसका, प्रेशर कांस्टेंट है, तो फिर ये डेल्टा पी बाहर आ जाता है और डेल्टा वी हो जाता है, ठीक है। ये v है, v, तो इसको डिफाइन ही यही किया गया है। और किसी भी चीज़ को अगर डिफाइन किया जाता है तो उसका कोई भी प्रूफ नहीं होता है। प्रूफ उसका होता है जो डेरिव होता है, जो डिराइव होके आता है, किसी इक्वेशन से डिराइव होके आता है, उसका होता है प्रूफ। लेकिन ये एक नया चीज़ को ही डिफाइन किया गया है, ठीक है। और ऐसा अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि इसको नया डिफाइन ही क्यों किया गया भाई साहब, तो मैं आगे आप जब पढ़ाऊंगा आपको, जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो वहाँ पर भी आपको बताऊंगा। लेकिन चलो पहले यहीं पे बता देता, ठीक है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है ना, कुछ लोग होंगे जो जानते होंगे, तो ये होता है ना, जो क्यू प्लस वर्क हो जाता है। तो मैंने बात की है कि इंथैल्पी को तब डिफाइन किया गया था जब प्रेशर कांस्टेंट था। तो वर्क को कैसे डिफाइन किया, जब वर्क जो होगा ना वो प्रेशर कांस्टेंट है, तो फिर माइनस पी एक्सटर्नल बाहर आ जाएगा और पी फिर डेल्टा वी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा वर्क, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा यू हो जाएगा क्यू माइनस पी डेल्टा वी। तो क्यू जो हो जाएगा डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब इस चीज़ को देखिए, साइंटिस्ट ने बहुत सारा रिएक्शन किया, ठीक है, लेकिन बार बार जो आ रहा था ना, उसका जब प्रेशर कांस्टेंट कर रहा था, तो बार बार जो हीट आ रहा था ना, वो यही चीज़ आ रहा था, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। देखो तो डेल्टा अगर लगा देंगे तो यहाँ पे वही हो जाएगा, बिल्कुल सेम चीज़ आ रहा था ना। तो इसलिए ना ये बार बार जो आ रहा था ना, इसीलिए बड़े लोग ना, बड़े लोग बोलने में ज़्यादा अच्छा आता है, साइंटिस्ट को हटा करके साइंटिस्ट ही बोलते हैं, वो एक नया टर्म ही डिफाइन कर दिए इंथैल्पी का नाम दे करके, ठीक है। तो अगर बात किया जाए कि जैसे कि देखिए, यहाँ मेरे पास एक चीज़ है, मेरे पास एक गैस है, कुछ है मेरे पास, जिसका स्टेट होगा P1 है, V1 है, और क्या है वे, P1 है, V1 है, और T1 भी करेगा। फिर इसका इंटरनल एनर्जी U1 है, ठीक है, और इसका H1 है, ऐसा भी कर देते हैं। फिर यहाँ पर ना इसको मैंने इधर इसको ऐसे इसका स्टेट चेंज कर दिया, इसको मैंने H2 बना दिया, लेकिन प्रेशर में ना कांस्टेंट है, यहाँ पे P ही रखते हैं, यहाँ पर P ही रखते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही डिफाइन किया है। और V2 हो जाएगा, इसका U2 हो जाएगा। तो H बराबर क्या हो जाएगा भाई, H बराबर होगा, मैं बताता हूँ आराम से, H बराबर होगा U प्लस P V हो जाएगा, ठीक है। P1 V1 हो जाएगा, तो P तो कांस्टेंट ही है ना वे, तो P V1 हो जाएगा। फिर एक और H बराबर U1 से होगा ना, ये H1 बराबर H2 बराबर U2 प्लस P V2। इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा, तो इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं से इसको ऐसे करके डिफाइन किया गया एकदम
बड़ी बेकार तरीके से मैंने ऐसे बता दिया, ठीक है। कि समझ गए होंगे आप, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो इसको बड़ी अजब अजब तरीके से यूज़ किया जाता है इसको। जब आपके पास प्रेशर कांस्टेंट होगा तो आप इस तरीके से यूज़ कर लेंगे। मेरा टाइम लिख लेता हूँ, ये एक तरीका ये है मेरे पास, ठीक है। कि जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर लीजिएगा कि डेल्टा एच जो होगा ना, निकालना होगा आपको एंथैल्पी, तो आप डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी कर दीजिएगा। और अगर प्रेशर के बारे में कोई मतलब कुछ जानकारी नहीं दे रहा, आपको क्या दे रहा है ना कि आपको एक आइडियल गैस दे रहा है, फॉर आइडियल गैस आपको एक आइडियल गैस दे रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि डेल्टा एच बराबर क्या है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं ना कि पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है, और डेल्टा दोनों तरफ लगा देंगे तो इधर पी तो कांस्टेंट है भाई, वी भी कांस्टेंट है, और 1 मोल के लिए फॉर 1 मोल ये एन आर डेल्टा टी हो जाएगा। तो अगर ये दिया रहेगा आइडियल गैस दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर में ब्लैक पेन से, फॉर आइडियल गैस, तो डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, ये वी है भाई, ये वी एन आर डेल्टा टी। तो जब आइडियल गैस होगा तो आप ऐसा कर सकते हैं। और जब आपको इक्वेशन दिया रहेगा तब, व्हेन इक्वेशन केमिकल इक्वेशन, ठीक है, व्हेन केमिकल इक्वेशन इज प्रोवाइडेड, वाह क्या अंग्रेजी है, केमिकल इक्वेशन, अब टेढ़ा लिखने का मन कर रहा है, इज प्रोवाइडेड एज गिवन, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं ना कि आप यही कर सकते हैं भाई कि आप पी डेल्टा वी को क्या ले सकते हैं, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए भाई, उसके लिए टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो ये इधर डेल्टा एन जी हो जाएगा और ये आर टी आ जाता है, ठीक है। और ये जी वाला है ना वो गैस के लिए, जैसे कि मैंने कुछ काम किया और काम वाम नहीं किया, मतलब क्या किया भाई, कुछ करना था ना, कोई इलेक्शन में कोई याद ही नहीं, क्योंकि अभी नौसिखिया होना इसी वजह से। पर कोई बात नहीं भाई, क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको हमारे चल जाएगा कि क्यों बोल रहा है, झूठ क्यों बोल रहा है। डेल्टा एच बराबर हो जाएगा भाई डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी हो जाएगा, पी डेल्टा वी की जगह पर आप डेल्टा एन जी आर टी लिख सकते हैं, ठीक है। डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है, समझ गए ना आप, ये हो जाएगा डेल्टा एच, समझ गए आप, ये चीज़ भी हो गया भाई। और कुछ करना है क्या। और अब आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के ऊपर, एकदम बढ़िया सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। देखा मेरा तरीका, ज़्यादा लिखने का मन नहीं करता तो ऐसे ही कर देता हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो इसके अंदर ये है ना, ये बिल्कुल वही है जो आप लोग 9th 10th में पढ़ते होंगे ना, कि एनर्जी इज नेवर क्रिएटेड, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड, कभी उसको बनाया नहीं जा सकता, कभी उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। वही है यहाँ पर भी, उसका भी वही। जैसे कि मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है, इसका इंटरनल एनर्जी U1 है, मैंने इसके ऊपर ना कुछ काम किया, कुछ इस पर वर्क मतलब काम किया सीमित, तो उसको हीट दिया, तो इसका ना स्टेट चेंज होकर के इसका U2 हो गया, इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया, तो सीधे तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है कि U2 जो है ना, जो आपके ऊपर जो काम किया है ना, तो ये इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, U1 प्लस Q प्लस वर्क हो जाएगा। तो ये अगर इसको U1 को इधर ले आए तो ये डेल्टा U हो जाएगा, डेल्टा U बराबर Q प्लस वर्क W, और इसी का नाम दिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसी के ऊपर बहुत सारा केस बना दिया गया, केस कर दिया गया इसके ऊपर बहुत सारा। जैसे कि अगर आइडियल मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो क्या, जब आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तो क्या, आइसोबारिक प्रोसेस होगा तो क्या, आइसो क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा तो क्या। सही राह पे चल लेना बे, पहले यही था ना कि पहले रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ाना, ए ए ए ए ए पहले ही पढ़ाना है बे, पहले इसको पढ़ना है, याद आ गया। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क है, ठीक है। तो क्या आइसोथर्मल प्रोसेस भाई, अच्छे से लिखते हैं, अच्छे से। आइसो टाइम है ही नहीं भाई, मेरे को खुद का भी काम करना है यार, मैथ्स का भी भाई क्यों बचावा। आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। तो क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस में, हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट आएगा भाई, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू जो इधर है ना वो 0 हो जाएगा भाई। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 और ऑल्सो डी यू इज इक्वल टू 0 जब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो। और एक और कंडीशन वो है ना कि when molecular interaction is same when then delta U is equal to 0,
जैसे कि जब पानी को बॉईल करते हैं ना, जब वो अपने एलिवेशन क्या बोलते हैं उसको बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो उस वक्त आप हीट तो बढ़ाते जाते हैं, मतलब टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन वहाँ पर ना इंटरनल एनर्जी ज़ीरो नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पर जो मोलिकुलर इंटरेक्शन होता है वो सेम नहीं रहता। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये डेल्टा यू से जो जीरो हो जाएगा उस कंडीशन को छोड़ दिया जाए, ठीक है, वो एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए। तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस वर्क था, और ये क्या हो गया भाई, इसको मैंने जीरो कर दिया, तो फिर क्यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क हो जाएगा। जब मैं हीट दूंगा, मैं इस चीज़ को अभी बताता हूँ, ये माइनस प्लस का क्या खेल है मैं अभी बताता हूँ। ये आपको अभी कुछ अजीब सा लग रहा होना कि भाई ये क्या कर दिए हो तुम, मैं अभी बताता हूँ। हीट क्या बोलते हैं, हीट नहीं वे साइन कन्वेंशन के बारे में। केमिस्ट्री के अंदर ऐसा है ना कि अगर मैं काम कर रहा हूँ सिस्टम के ऊपर, तो जो काम होगा ना, जो वर्क होगा W, वो पॉजिटिव होगा। मैं काम कर रहा हूँ, मैं या फिर आप काम कर रहे हैं तो। लेकिन अगर सिस्टम काम कर रहा है तो वो निगेटिव के साथ लिया जाएगा। अगर मैं हीट दे रहा हूँ पॉजिटिव के साथ, तो वर्क जो होगा ना वो निगेटिव होगा, मतलब सिस्टम करेगा काम तो वो निगेटिव हो जाएगा। लेकिन जब मैं वर्क इधर पॉजिटिव लगाई देता, ठीक है, ये पॉजिटिव, अगर मैंने काम किया सिस्टम के ऊपर और उसने हीट रिलीज़ किया, तो उस हीट रिलीज़ को हम निगेटिव के साथ मानेंगे। ये है हमारा केमिस्ट्री के अंदर साइन कन्वेंशन। क्या खतरनाक बोले है ना भाई, मैं बड़ी ज़बरदस्त, मज़ा आ गया भाई। कुछ और था क्या भाई? हाय, ये तो हो गया भाई। अबे अभी आइसोथर्मल ही हुआ भाई, अभी तो बहुत बचा हुआ। आइसोबारिक है अब। आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर क्या है, एक मिनट, जब पिछवाड़े में दर्द हो गया भाई, मेरे को प्यास भी लग गया, जब पानी पी लेता हूँ। अबे ये पानी बचा है, वैसे ही पानी पी लेता हूँ। जाओ एक जा, एक मिनट। हाँ, आइसोबारिक प्रोसेस है ना मेरा भाई। इसके अंदर क्या रहता है ना कि वो वॉल्यूम जीरो हो जाता हूँ। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू जीरो। अब यू और वी में डिफरेंस है, इसलिए अच्छे से लिखना पड़ेगा। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू जीरो। पहले वर्क को बता दिया कि वर्क क्या होता है, सीधे ऊपर ही बता देते हैं कि वर्क जो होता है ना भाई, वर्क बड़ी खतरनाक चीज़ होता है। आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, ये जो होता है ना वो ये होता है, ये एक्सटर्नल, ठीक है, इनटू में डीवी, इसका इंटीग्रेशन, ये होता है वर्क। धाकड़े वर्क होता है माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू में डीवी का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अगर डेल्टा वी जीरो है तो डीवी भी जीरो है भाई, तो डीवी जीरो है तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर। तो डेल्टा यू जो होगा ऐसे लिखा जाएगा, वो क्यों प्लस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये होता है। लेकिन आइसोबारिक के अंदर ये जीरो हो जाएगा। अबे बारिक क्यों लिख दिया भाई, आइसोकोरिक होगा। गलती कर दिया। तो क्या डेल्टा यू बराबर हो जाएगा, क्योंकि, और इस बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने हीट दिया सिस्टम को तो क्या होगा, हीट पॉजिटिव होगा। अगर हीट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि U2 माइनस यू, मतलब U फाइनल माइनस यू इनिशियल क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब U फाइनल क्या है, ज़्यादा आ रहा है। इसको अच्छे से लिख भी देते हैं, U2 इज़ ग्रेटर देन U1, ठीक है। और इसका मतलब क्या है भाई, T2 इज़ ग्रेटर देन T1। समझे ना आप, समझे क्या नहीं समझे? अगर मैंने हीट दिया, व्हेन आई प्रोवाइडेड द हीट टू द सिस्टम, अगर मेरे सिस्टम ने हीट दिया है तो क्या होगा भाई, डेल्टा यू क्या हो जाएगा, मतलब क्यों क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया ना भाई कि साइन कन्वेंशन यही ऐसा ही चलता है केमिस्ट्री के अंदर। तो डेल्टा यू क्या होगा भाई, डेल्टा यू नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये है ना कि U2 इज़ लेस देन U1 हो जाएगा। तो U2 लेस देन U1 हो जाएगा, तो फिर T1 इज़ ग्रेटर देन T2 हो जाएगा। समझ रहे ना आप, बिल्कुल समझ रहे हैं भाई। आइसोबारिक भी हो गया, आइसोकोरिक भी हो गया। फिर आप बात किया था आइसोबारिक का, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या कर दिया जाए, हाँ, डेल्टा P जीरो हो जाएगा। डेल्टा P जीरो हो जाएगा तो क्या
मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ये भी कहना, ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तभी तो डेल्टा पी भी 0 हुआ है। प्रेशर कांस्टेंट है तो ये जो वर्क में जो मैंने बताया ना पी एक्सटर्नल, ये बाहर निकल जाएगा। क्या करेंगे, उसको पकड़ के खींच लेंगे इधर। क्या करेंगे, इसको इधर खींच के लाओ तो भाई, इसको इधर खींच लिया पी एक्सटर्नल को और लगा दिया डीवी के ऊपर ये वाला साइन, और ये नेगेटिव के साथ ही आएगा ना भाई। तो ये हो गया भाई डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी हो जाएगा। और कुछ करना था ना मेरे को इसके अंदर, याद नहीं आ रहा है क्या करना था। यही होगा भाई। ऐसे बारीक के अंदर कुछ और भी करना था, एक मिनट के बाद तो ध्यान लगाने थे मेरे को, ध्यान लगाने के बाद याद आ जाएगा। डेल्टा एच के टर्म्स में डेल्टा एच क्या होता है भाई, हाँ देखो, जब पी कांस्टेंट, प्रेशर जब कांस्टेंट होता है फिर डेल्टा पी को भी तो डिफाइन किया गया ना, डेल्टा पी को डिफाइन डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी को डिफाइन किया गया, डेल्टा वी भाई, डेल्टा वी। अगर इसमें डी एच लगा दिया जाए क्या कर लो, दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। एक मिनट जा भाई। डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं भाई, डेल्टा यू को लिख सकते हैं डेल्टा, अभी इसको देखो भाई, ये इंटीग्रेशन ऑफ वी क्या, डी वी क्या होगा भाई, वी ही होगा। इसको अच्छे से लिख देते हैं, क्यू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू में, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, वी टू माइनस वी वन, सीधी बात, इसको डेल्टा वी लिख सकते हैं ना भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो डेल्टा यू को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो डेल्टा यू है ना, डेल्टा यू की जगह डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी लिख देते हैं। डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, यहाँ पर पी एक्सटर्नल ही रहता है, ठीक है, पी एक्सटर्नल पी डेल्टा वी, ये दोनों खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पे जब पी को लिख देते हैं, ठीक है, पता है क्यों लिख देते हैं, ये इस चीज़ को डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पर जो प्रेशर है ना वो कांस्टेंट है, तो डेल्टा एच इधर भी पी लिख देते हो, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, ये बराबर हो जाएगा क्यू और पी के। समझ गया ना आप, एक चीज़ हमको शो करना था और मैंने शो कर दिया, मज़ा आ गया। ये ऐसा बारीक हो गया। और एडियाबैटिक के लिए ना एक बड़ा सा एक बड़ी लफड़ा है, लोचा है उसके अंदर, ठीक है। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ने के बाद ना मैं उसको पहले उसके साथ उसको एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस को एक नया दर्जा दे करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले एक काम करते हैं ना कि पहले टाइम देख लेते हैं, जब 42 हो गया, एक काम करते हैं ना कि आज बार इतना ही रहने दें, आज अगले वाली वीडियो के अंदर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को पढ़ लेंगे। ऐसा काम करते हैं कि अगले वाली वीडियो में इरिवर्सिबल रिवर्सिबल, फिर उसके बाद क्या करना होगा भाई, उसी एडियाबैटिक प्रोसेस को जो होगा ना रिवर्सल के साथ, रिवर्सिबल के साथ उसको भी पढ़ लेंगे। और उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री को भी शुरू कर देंगे, और उसी वीडियो में थर्मोकेमिस्ट्री को भी क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और उसके अगले वाले वीडियो के अंदर क्या होगा भाई, उसके अगले वाले वीडियो के अंदर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शुरू होगा और ख़त्म भी हो जाएगा, यानी कि टोटल 3 वीडियो आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो चलिए आज इतना ही पर एंड करते हैं।